प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र नमूना 3 घंटा 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 70। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। सर्वप्रथम उचित स्थान पर नामांक लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में देवे। पेपर को हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पैसेज पढ़िए और फिर सावधानीपूर्वक उत्तर दीजिए। है पठित गद्यांश है। भारत की एक मूल शक्ति या सामर्थ्य उसकी प्राकृतिक साधन रूपी बुनियाद है। यदि भी भारत के पास सब मूल्यवान धातुओं और कच्ची धातुओं का एक सी गुणवत्ता वाला भंडार नहीं है तो भी उनमें धातुएं और कच्ची धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे जैसे हम अपने भूसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना आरंभ करेंगे वैसे वैसे भविष्य के लिए हमारी शक्तियां बन जाएंगे। तो आप तो ये गद्यांश पढ़िए। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला, उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है। तो ये है आपका भारत के संसाधन, भारतीय संपन्नता, भारतीय औद्योगिक विकास और भारत का भावी औद्योगिक विकास। तो उत्तर है आपका ए, भारत के संसाधन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। भारत की मूल शक्ति क्या है? अनाज, सैन्य शक्ति, संगठनात्मक शक्ति या खनिज पदार्थ? तो द खनिज पदार्थ है भारत की मूल शक्ति है। तीसरा, भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है? प्राकृतिक संसाधन, नागरिकों का अदम्य उत्साह, कर्मठ जनसंख्या अथाह धन संपदा। प्राकृतिक संसाधन। चौथा, हमारे पास क्या क्या है? विविध प्रकार के जीव, कृषि योग्य जलवायु, अच्छी वर्षा, उष्णकटिबंधीय हरियाली, उपयुक्त सभी कुछ। तो उत्तर है द। पांचवा, संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। सन, शन, शम, शम। तो पांचवें का उत्तर है आपका सम। छठा, भारत का जैव विविधता कैसा है? भारत का जैव विविधता कैसा है? बहुत समृद्ध, नगण्य, बहुत कम और अपर्याप्त। तो बहुत समृद्ध है। इसके बाद दूसरा फिर आपके सामने पद्यांश आया है, काव्यांश। सामने कोहरा घना है और मैं सूरज नहीं हूँ और इसी एहसास में जीऊँ, या जैसा भी हूँ नन्हा सा एक दिया तो हूँ। आप इस काव्यांश को पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सामने कोहरा घना है रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। कोहरा घना है रेखांकित पद से क्या तात्पर्य है? धुंध, अंधेरा, अंधकार या हताशा या निराशा? तो ये हताशा या निराशा द उत्तर है। दूसरा, काव्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। दीपक की सूरज को चुनौती, दीपक का जलना, प्रकाश फैलाना, शक्ति भर जीवन जीने का। तो इसका उत्तर है शक्ति भर जीवन जीने का। तीसरा, दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक है। दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक है। दिए और अमावस्या के, अंधेरे और प्रकाश के, वस्तु और तिथि के, आशा और गहन निराशा के। तो आपका उत्तर है आशा और गहन निराशा यानी द। चौथा, हर रात अमाउस बनाए बैठे हैं रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा। माउस, अमावस्या, पूर्णिमा, गहरी, गहन अंधेरी रात। तो इसका उत्तर होगा आपका अमावस्या ब। पांचवा देखिए, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों से चुनिए। घना, कोहरा, सर्वशक्ति संपन्नता, निराशा, दीपक की जिजीविषा। तो पांचवें का उत्तर हो गया आपका दीपक की जिजीविषा द। छठा, पूर्णिमा का विपरीतार्थ शब्द है। चतुर्थी, पूर्णता, अमावस और एकादशी। तो पूर्णिमा का होता है अमावस। आगे है प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 में क्या है? दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। तो माधुर्य। उत्तर क्या है? माधुर्य। और दूसरा है, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को क्या कहा जाता है? काव्य दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य दोष कहा जाता है। अगला है तीसरा, छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता होती है उसको रिक्त स्थान क्या कहते हैं? यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। फिर चौथा, कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में रिक्त स्थान मात्राएं होती है। तो कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्रा होती है। जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कृष्ट दिखाया जाता है तो वहाँ रिक्त स्थान अलंकार होता है। रिक्त स्थान अलंकार होता है। तो पांचवें का उत्तर है आपका व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक।
छठा, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेस विवश परिराही न जाई। पंक्ति में अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित अति लघुत्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 20 शब्द है, यानी 2-2 लाइनों में उत्तर देने हैं आपको। भजन कहो तासो भजो, भजो न एक बार, दूरी भजन जासो कहो सोते भजो गवार। इस दोहे में स्थित अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो इस दोहे में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक अलंकार का। दूसरा, विभावना अलंकार को स्पष्ट कीजिए। जहाँ कारण के अभाव में कार्य होने का वर्णन किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। विभावना में बिना कारण के कार्य संपन्न होता है। तीसरा, खेल बीट किसे सौंपी जानी चाहिए? प्राय किसी विशेष खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी अथवा किसी क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थान के कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी या कोच को ही खेल बीट सौंपा जाना चाहिए। अगला है चौथा, विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके किस्तों में छापा जाता है। पांचवा, फीचर किसे कहते हैं? संक्षेप में लिखिए। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जो सामयिक विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी लिखा जा सकता है। छठा, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन रहते हैं? मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन रहते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन रहते हैं। सातवां है आपका, 3 गृह सूत्रों का नाम बताइए जिसमें ढेलों की लॉटरी का जिक्र है। 3 गृह सूत्र में जिसमें ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है, आश्वलायन, गोभिल और भारद्वाज। आश्वलायन, गोभिल और भारद्वाज। और 8वां है, देवसेना कौन थी और वह किससे प्रेम करती थी? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना सकंद गुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना सकंद गुप्त से प्रेम करती थी। और 9वां है, हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्या करना चाहते हैं? हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला गीत गाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कविता हमें जीने की कला सिखाती है, स्पष्ट कीजिए। कविता हमें अपनी ओर खींचती तो है पर कभी कभी जटिल और अबूझ सी लगती है जिसे समझ पाना भी कठिन हो जाता है। अतः उसे बार बार सुनने पर उसकी अनगुंज हमारे अंतर्मन को सुंदर बनाकर जीने की कला सिखाती है। 11वां देखिए, नाटक विधा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। नाटक साहित्य की वह विधा है जिसे पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है। नाटक को अभिनेताओं द्वारा अपने सह रंगकर्मियों के साथ निदेशक की देखरेख में रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। 12वां, कहानी लेखक के विभिन्न विषय लिखिए। प्राय कहानी किसी घटना, युद्ध, प्रतिशोध के किस्से अथवा पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं खंड ब की ओर। खंड ब में बड़े प्रश्नों की चर्चा हो रही है। खंड ब में बड़े प्रश्नों की चर्चा हो रही है और इसमें 2-2 अंकों के हैं। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से भिन्न होता है, स्पष्ट कीजिए। पत्रकारीय लेखन साहित्यिक या सृजनात्मक लेखन से भिन्न होता है क्योंकि इसमें तथ्य होते हैं, कल्पना नहीं। दूसरे, ये तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक या सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, अच्छा लेख लिखते समय ध्यान रखने योग्य कोई 4 शर्त बताइए। तो इन प्रश्नों को हम अभी देखो आपको एक पेज के माध्यम से बताते हैं। पहले एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। छठा देखो, पसोआ की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था। 7वां, ये दीप अकेला स्नेह भरा कविता के प्रतीकार्थ को लिखिए। 8वां, जयशंकर प्रसाद अथवा घनानंद में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। 9वां, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बोहरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प किया। दिशा शीर्षक कविता में कवि ने क्या संदेश दिया। 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखिए। 12, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं पर मैदान में डटे रहते हैं। इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति में आई बदलाव को स्पष्ट कीजिए। 13, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था।
14 बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की थी, कथन को स्पष्ट कीजिए। 15 हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर लिखिए। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो चौथे का देखो, पत्रकारी लेखन साहित्यिक लेखन में भिन्न होता है। तो इसमें देखो पत्रकारी लेखन साहित्यिक या सृजनात्मक लेखन से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें तथ्य होते हैं, कल्पना नहीं। दूसरे, ये तत्कालीनता और अपने पाठकों की रुचियों और आवश्यकता को ध्यान में रखकर किए जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक या सृजनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। अगला प्रश्न है, लेखक के विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित है। लेख लिखने के लिए विषय की पूरी जानकारी आवश्यक है। किसी भी विषय पर लेख लिखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि सामग्री जुटानी चाहिए। लेख लिखने की शुरुआत ऐसे विषय से करनी चाहिए जिस पर अच्छी पकड़ और जानकारी हो। पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण और लेखक का वहाँ क्यों जाना था? देखो क्यों जाना चाहता था। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ स्थल है जहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों यात्री आते हैं। इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी की गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। यह भी किंवदंती थी कि सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप बनवाया था। अब पसोवे में व्यायामशाला और स्तूप के चिन्ह तो शेष नहीं है, परंतु पहाड़ी अभी तक है। लेखक इस पुरातात्विक महत्व वाले गाँव में कुछ पुरातात्विक सामग्री एकत्र करने के लिए जाना चाहता है। दीपक अकेला सने बरा कविता का प्रतीकार्थ देखिए। समाज के सम्मुख मानव अत्यंत लघु है। दीपक उसी का प्रतीक है। लघु मानव समाज का अंग होकर भी अपना एक विशिष्ट अस्तित्व रखता है। लघु मानव समाज के किसी अंग के साथ जुड़े इसका निर्णय वह स्वयं करता है। उसे बलपूर्वक समाज के किसी वर्ग के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। वह स्वतंत्र है, अपने कार्यों द्वारा समाज का हित करता है। यही इस कविता का प्रतीक अर्थ है। और जयशंकर प्रसाद और घनानंद में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। प्रसाद मूलतः आधुनिक कविता के छायावादी प्रवृत्ति से संबंधित कवि थे। अपनी रचनाओं में राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख है। आप करुणा, सौंदर्य और प्रेम के चित्रकार थे। प्रकृति का मनोरम सजीव चित्रण भी आपकी विशेषता है। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की मनोरम तथा गरिमा में प्रतिष्ठा है। तो ये आपने जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दिया है। अब देखो अगला जलालगढ़ वाला। हरगोविंद ने बड़ी बोहरिया से संकल्प व्यक्त किया कि आज से मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी ही नहीं सारे गांव की माँ है। आप गांव छोड़कर नहीं जाएगी। अब मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। आपकी देखभाल मैं बेटा बनकर करूंगा और निठल्ला न रहकर कामकाज करूंगा। आपका सारा काम भी मैं ही करूंगा, बस आप गाँव छोड़कर न जाए। 10वां दिशा शीर्षक कविता में कवि ने क्या संदेश दिया? हिमालय की तरह कवि के इस प्रश्न के उत्तर में पतंग उड़ाने में तल्लीन बच्चे पतंग की दिशा में संकेत करते हैं। कवि संदेश देना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ भी अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति से कुछ सीखा जा सकता है। अपने कार्य में तल्लीन रहने का संदेश भी यही कविता देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आप देख सकते हैं साहित्यिक परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्य चिंतक और इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने मौलिक लेखन, संपादन, अनुवादों में हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की है। भाषा आचार्य शुक्ल ने संस्कृत शब्दावली युक्त तथा मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। आवश्यकता अनुसार वे अपनी भाषा में अंग्रेजी और फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ये 13 नंबर प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं आप। फिर आप 14 नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप देख सकते हैं। अब आप इस पेपर में चलते हैं। ये हो गए। अब 15 के बाद अपने खंड 6 की ओर जाते हैं। खंड 6 में बड़े प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 16 नंबर, यासेर अराफात का व्यक्तित्व सहजता, सरलता तथा सेवाभाव से ओतप्रोत था। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अथवा असगर ओजावत की शेर लघु कथा के आलोक में प्रतिपादित कीजिए कि प्रमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। 17, सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। पंक्तियों में कवि ने सत्य के संबंध में क्या कहा है? अथवा मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, इन पंक्तियों के माध्यम से राम की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? प्रश्न नंबर 18 देखिए। रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई जिससे उम्र के 24वें शिखर के नीचे उतरने लगा हुआ है। यहाँ रस्सी की सीढ़ी का से क्या इसका प्रयोग रूप से
रूप ने किस प्रकार किया है, अथवा बिस्कोर की माटी आत्मकथांश में लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा का सुंदर वर्णन किया है। पठित पाठ के आधार पर इसे अपने शब्दों में लिखिए। आगे खंड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सहप्रसंग व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पठित काव्यांशों में से किसी एक की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अब आपको ये ध्यान होता है, लागे उमा ऊपरे अब पाला, बिरहा काल बहु जड़ काला, पहल पहल तन रई जो झापे है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, किस, देखो माघ का महीना, देखो इसमें आप देखते हैं कि ये पद्मावत यानी जायस द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड से ली गई, जिन्हें हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में 12 मासा शीर्षक से संकलित किया गया है। तो आप इसका प्रसंग वगैरह लिख सकते हैं। माघ का महीना लग जाने पर विरहणी नागमती की वीर वेदना और भी बढ़ गई। तो इसके आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। और ये नहीं लिखते तो इसके अथवा में है दूसरा, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जा मदी सोदी सुधारी है लेख्यो। तो ये आपको पता है सवैया घनानंद द्वारा रचित आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के सवैया शीर्षक से संकलित है। फिर 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पठित गद्यांशों में से किसी एक की सहप्रसंग व्याख्या करनी चाहिए। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी। संभव ने एकाएक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल में संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की सैदसों में लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। देखो ये गद्यांश आपके ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास से ली गई है। अंतरा भाग 2 के ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास से ली गई है। और इसके अथवा में कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती। तो ये वाला भाग है वो आपके यथास्मि रोचते विश्वम से है और इसके लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में इसको एक करना है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। मेरा प्रिय कवि, कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण, योग और छात्र जीवन, राजस्थान, भाषा और साहित्य, इनमें से कोई एक आपको निबंध करना है। तो ये आपका पेपर था। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ। ये आपका एक तरीके से मॉडल प्रश्न पत्र है। नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।